गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। तो आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। और पिछली बार हम डिस्कस किए थे सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली 3 प्रकार के थे, पिछली बार डिस्कस किए थे। पहला था सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन, दूसरा था लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन, और तीसरा था गैसेस सॉल्यूशन यानी कि गैसीय विलयन। इन सब के प्रकार हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, ठोस सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन भी 3 प्रकार के थे। ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका टॉपिक है उसको उसका नाम लेने से पहले या उसको इंट्रोड्यूस करने के पहले हम कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे ये आप समझिए कि अगर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो रहा है और ये सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ पे हमने शो कर दिया है, सिंबलाइज कर दिया है, तो इसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो देखिएगा जब कभी भी सॉल्यूशन का अगर सांद्रता ज्ञात किया जाता है, ये शब्द को ध्यान से समझिएगा, विलयन की सांद्रता की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट की कितनी मात्रा में सॉल्यूट मिला हुआ है। फिर से समझिए, अगर विलयन की सांद्रता की बात की जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि विलायक की कितनी मात्रा में विलेय उपस्थित है। क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 घटक हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और सॉल्यूट भी एक है और सॉल्वेंट भी एक ही है। तो आगे का जो टॉपिक है वो यह डिस्कस करता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। इसको दूसरे तरीके से समझे तो सॉल्वेंट की कितनी मात्रा में सॉल्यूट उपस्थित है, यानी कि सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है और उसमें सॉल्यूट कितना उपस्थित है। ये सॉल्वेंट हो गया, कितनी मात्रा है और उसमें सॉल्यूट कितना है। सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिल गया तो ये बनाता है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में कितना हिस्सा सॉल्यूट है और कितना हिस्सा सॉल्वेंट है, तो इस चीज़ को निकालने के कुछ तरीके हैं। उन तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा निकालनी है या सॉल्वेंट की मात्रा निकालनी है, या फिर ये बताना है कि सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सॉल्यूट उपस्थित है, इसको हम एक शब्दावली से व्यक्त करते हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? सांद्रता। यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इसको पता करने के लिए हम उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं या सांद्रता निकालते हैं। तो सांद्रता कैसे निकालेंगे, इनको कितने तरीके हैं, उन तरीकों को हम पढ़ेंगे और उनकी शब्दावली क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हेडिंग है 2.2 एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, यानी कि विलयन की सांद्रता जो हमने अभी आपको समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं। एक विलयन में कौन सा घटक को अवयव भी कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोनेंट कितनी मात्रा में है, इसका वर्णन इन घटकों की सांद्रता
यानी कंसंट्रेशन के द्वारा व्यक्त की जाती है, जो भी हमने समझाया आपको। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को क्वालिटेटिवली गुणात्मक या फिर क्वांटिटेटिवली संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि इसको आप समझिएगा, सांद्रता को दो तरीके से मुख्य रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला होता है कि गुणात्मक आधार पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिवली। और दूसरा होता है संख्यात्मक आधार पे, जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली या फिर आप ऐसे समझिए तो एडजेक्टिव हो गया क्वालिटेटिव, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया कि उस विलयन का गुण क्या है, यानी इसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, क्वालिटी का संदर्भ ऐसे लीजिएगा, जैसे कि चाय में चीनी कम है या ज़्यादा है, तो ये चाय की क्वालिटी पे निर्भर हो गया। ठीक है, ये क्वालिटी पे निर्भर हो गया। तो ये जो गुणात्मक है, इसमें भी एक शब्द है, दो वर्ड निकलते हैं गुणात्मक क्वालिटेटिव में। एक होता है डाइल्यूट यानी कम मात्रा, और दूसरा होता है कंसंट्रेट यानी अत्यधिक मात्रा। ध्यान दीजिएगा, ये कंसंट्रेट है, इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंसंट्रेट का मतलब हो गया सांद्र का मतलब हो गया कि सॉल्यूट की अधिक मात्रा। ठीक है, और डाइल्यूट का मतलब हो गया कि सॉल्यूट की कम मात्रा। ठीक है, तो यानी कि ये जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट क्या बताता है? डाइल्यूट बताता है सॉल्यूट की कम मात्रा, और कंसंट्रेट क्या बताता है? सॉल्यूट की अधिक मात्रा। ठीक है, अधिक मात्रा। तो ये दो तरीके होते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर से वो पॉइंट पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली गुणात्मक या फिर क्वांटिटेटिवली संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। फिर आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से हम किसी सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन संख्यात्मक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो आपके बुक्स में पॉइंट यानी कि जो टॉपिक डिस्कस कर रहा है, वो किसको लेके कर रहा है? क्वांटिटेटिवली को लेके कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, संख्यात्मक, ये संख्यात्मक को लेके डिस्कस कर रहा है। ठीक है, संख्यात्मक यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे किसी भी विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ज्ञात करने को दो तरीके होते हैं। पहला गुणात्मक और दूसरा होता है संख्यात्मक। गुणात्मक को इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव और संख्यात्मक कहते हैं इंग्लिश में क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे हम संख्यात्मक का अध्ययन करेंगे, यानी किसका करेंगे? क्वांटिटेटिव का। इसका अध्ययन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसका अध्ययन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए बात पढ़ते हैं संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिवली रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पहला देखिएगा, पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को ब्रैकेट में जो सिंबल दिया जाता है W/W, तो यहाँ W का सेंस यह आ गया वेट, ये वेट से लिया गया है। ठीक है, वेट W/W, वो W जो वर्ड है वो वेट यानी WEIGHT, ये WEIGHT वहाँ से लिया गया है।
ठीक है, और जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रसक्ता। ठीक है, आइए ऐसे इसको समझते हैं। ये जो W/W का सेंस है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक बिलियन हो गया, इसमें जो सॉल्यूट मिला है उसका एक वजन है, मास है W, और जो सॉल्वेंट है उसका भी एक वेट है W। अब ये दोनों मिल के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन का भी वेट है। तो अब इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला है और कितना सॉल्वेंट मिला है उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये देखिएगा, ये W सॉल्यूट वाला हो गया बटे ये W पूरा सॉल्यूशन का लेंगे, और यहाँ पे मल्टीपल 100 का करेंगे, तब वो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं। एक सॉल्यूशन जो दो अलग कंपोनेंट का एक होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मतलब समांगी, इसमें भी किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निम्न फार्मूला की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक अवयव का, चाहे वो सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, बिलियन में उस कंपोनेंट का मास देखेंगे, ठीक है, बटे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि उस बिलियन में, यानी कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास लेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे 10 ग्राम आपने चीनी मिलाया, कितने में मिलाया, आप 50 ग्राम पानी में मिलाया। तो अब ये जो बिलियन तैयार होगा ये 60 ग्राम का बिलियन होगा। इस 60 ग्राम में चीनी का प्रतिशत कितना है, तो चीनी का 10 ग्राम ऊपर रखेंगे और 60 ग्राम नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि 60 ग्राम में जल का कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, तो जल का जो द्रव्यमान है 50 ग्राम ऊपर रखेंगे और नीचे 60 ग्राम पूरे बिलियन का रखेंगे और यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखते हैं। मास परसेंटेज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी सॉल्यूशन का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि ग्लूकोज आप जानते होंगे, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन में 10% ग्लूकोज द्रव्यमान के रूप में उपस्थित है। तो अगर इस तरह की बात आ जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई ऐसा विलयन है जिसमें 10% ग्लूकोज द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में उपस्थित है, तो 10% के रूप में उपस्थित है, और उस विलयन का अगर द्रव्यमान नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर उस विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया है तो उस विलयन का द्रव्यमान आप अपने आप 100 ग्राम मानेंगे। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना मानेंगे, 10 ग्राम। ठीक है, तो जल का कितना मानेंगे, वही 100 में 10 जाएगा तो 90 ग्राम। ठीक, समझ में आ गया? आइए, में 10% ग्लूकोज द्रव्यमान के रूप में उपस्थित है, जिसका तात्पर्य यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व यानी घुला है, और पूरे सॉल्यूशन का मास यानी कि द्रव्यमान 100 ग्राम है। ठीक है, आइए, औद्योगिक रसायन में किसी केमिकल्स का, यानी कि औद्योगिक रसायन मतलब जो फैक्ट्रियों में, केमिकल इंडस्ट्री में किसी केमिकल्स का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता मास परसेंटेज की सहायता से निकाला जाता है। जैसे व्यावसायिक रूप से, यानी कि मार्केट वगैरह में जो यानी कि सेलिंग की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, व्यावसायिक रूप से मार्केट में जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन मिलता है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो सफाई करने वाला विलयन, ठीक है, सफाई करने वाला विलयन जो मार्केट में मिलता है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन मिलता है, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी कि NaClO 3.62 मास परसेंटेज के रूप में वाटर में उपस्थित होता है ना। तो यानी कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, NaClO है, वो 3.62 मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में है। तो विलयन का द्रव्यमान तो दिया नहीं रहता, तो हम मानते हैं 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है, तो उसमें 3.62 ग्राम कितना क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, NaClO।
तो बाकी 100 में 3.62 को घटा दोगे तो जो भी बाकी रहेगा वो 96.38, ठीक है, वो ग्राम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जल H2O के रूप में उपस्थित होता है। अब अगला देखिएगा, पहला तो हो गया था मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता, और दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि आयतन। इसको समझिएगा, यहाँ पे आपको V/B दिया है, V/B का मतलब होता है, समझिएगा कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड के रूप में है, और लिक्विड का वॉल्यूम निकलता है, और जो सॉल्यूट मिलाया जाएगा, सॉल्यूट वो भी क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड को वॉल्यूम में मेजर करते हैं और सॉल्वेंट को भी, और जो सॉल्यूशन होगा वो तो लिक्विड होगा ही, इसलिए यहाँ पर V/V नाम दिया गया है, V/V सिम्बलाइज किया गया है। वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशतता V/V। वॉल्यूम परसेंटेज V/V को निम्न फार्मूले से निकालते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, अब चूंकि आप जानते हैं कि बाइनरी सोल्यूशन है, यानी कि विलयन में सिर्फ 2 ही घटक हैं, एक विलेय दूसरा विलायक, तो किसी एक की बात हो रही है, तो जिसकी बात होगी, चाहे विलेय की बात होगी तो उसका लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, यानी किसी एक अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर, तो देखिएगा अगर विलेय की बात कर रहे हैं तो ऊपर विलेय रखेंगे, अगर विलायक की बात करेंगे तो ऊपर विलायक रखेंगे। तो देखिए वॉल्यूम यानी कि आयतन ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का आयतन ऊपर रखेंगे और नीचे पूरे विलेयन का आयतन रखेंगे और किससे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तभी तो प्रतिशत निकलेगा। ठीक, आइए देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशतता को निम्न उदाहरण से समझते हैं। अगर यह कहा जाए कि एक एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक, में 10% इथेनॉल आयतन से मिला है, यानी कि 10% इथेनॉल मिला है आयतन से, यानी वॉल्यूम तो दिया नहीं है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि वो 100 ml है, तो ये कितना है, 10 ml होगा। अगर उसको 100 लीटर मानेंगे तो इसको इथेनॉल को कितना मानेंगे, 10 लीटर, ठीक, आयतन से मिला हो, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल को वाटर में मिलाया जाए और सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हो। 10 ml प्लस 90 ml बराबर 100 ml, यानी इथेनॉल 10 ml है और 90 ml H2O है और सोल्यूशन 100 ml है। अच्छा, इस ml की जगह लीटर भी कर सकते हैं, तो इसको अगर 100 लीटर करेंगे तो इसको 90 लीटर और इसको 10 लीटर, ओके। आइए, वो सोल्यूशन जो लिक्विड फेज में होते हैं उनका कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम आपको सोल्यूशन के प्रकार बताए थे, तो एक ठोस सोल्यूशन है, एक सॉलिड सोल्यूशन बताए थे यानी कि ठोस विलयन, दूसरा है लिक्विड सोल्यूशन यानी कि द्रव विलयन, और तीसरा है गैसीय सोल्यूशन यानी गैस विलयन। तो ये लिक्विड सोल्यूशन यानी कि द्रव विलयन के केस में वॉल्यूम परसेंटेज का यूज होगा। आइए वॉल्यूम परसेंटेज को निम्न उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक 35% V/V का मतलब होता है कि वॉल्यूम इन वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड में है। 35% इथिलीन ग्लाइकॉल, तो अगर 35% इथिलीन ग्लाइकॉल है तो बाकी चीज़ क्या, 65% क्या होगा, वाटर होगा या दूसरा सॉल्वेंट होगा, ठीक। इथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन अर्थात एक ऐसा एक्वस सोल्यूशन यानी कि, ठीक है, जलीय विलयन लेते हैं जिसमें 35% आयतन के हिसाब से इथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित हो का प्रयोग कार, ठीक है, के हिसाब से, अर्थात एक ऐसा एक सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें 35% आयतन के हिसाब से इथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित हो। अच्छा, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कार्स में, कारों में यानी 4 व्हीलर में करते हैं, क्योंकि ये काम क्या करता है, 35% जो V/B इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, क्योंकि ये विलयन कार्स के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल का 35% V/B सोल्यूशन एक एंटी फ्रीज, हिमरोधी, यानी कि किसी को जमने से रोकता है ना। जैसे कि कई जगह ऐसे टेम्परेचर आ जाते हैं जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या 0 से कम टेम्परेचर हो जाता है, कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, तो अगर वहाँ कार चलेगी तो हो सकता है कि वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो रेडिएटर या मशीन है, रेडिएटर जो कार का इंजन है या 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी का इंजन है, अब वो कैसे कूल होगा या फिर उसमें कैसे यूज होगा, तो यानी कि उसके वाटर का टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाते हैं, और जिसमें 35% V/B सोल्यूशन होता है, ठीक।
इस कंसंट्रेशन पर यह सॉल्यूशन 35% एथिलीन ग्लाइकॉल VYB जो कि एक एंटी फ्रिज की तरह कार्य करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु जो कि 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है को कम करके 255.4 केल्विन या -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देता है, यानी कि 0 से 17.6 डिग्री सेल्सियस नीचे। आइए अगला देखते हैं थर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन, कंसंट्रेशन का थर्ड रिप्रेजेंटेशन। कंसंट्रेशन को थर्ड वे से जो रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान यानी कि यहाँ पे मास हो जाएगा, वेट हो जाएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो देखिएगा इसका समझिएगा, जो ऊपर होता है वो सॉल्यूट होता है और जो नीचे होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और नीचे जो होता है सॉल्वेंट। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आइए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी M/B का प्रयोग मेडिसिन और फार्मेसी के क्षेत्र में होता है। 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास घुला है, डिजॉल्व है, यही मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में होता है। अब आइए सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट जो मिला है जिसका द्रव्यमान होता है, सॉल्यूट का सोल्यूशन में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर सॉल्यूट का मास ग्राम में अपन सोल्यूशन का मास मिली वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में इंटू 100। अब आइए अगला फोर्थ पॉइंट, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझिएगा, पार्ट्स मतलब हिस्सा, पर मतलब प्रति, मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो यहाँ समझिएगा इस चीज़ को, इस कंसंट्रेशन ये पीपीएम का तात्पर्य समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा, अब ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट मिला है, ये चाहे तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या तो गैस फॉर्म में हो सकता है। ठीक। अच्छा, अगर सॉल्वेंट की मात्रा की तुलना में सॉल्यूट की मात्रा नाम मात्र की हो, नहीं के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वहाँ पे पीपीएम का यूज करते हैं। यानी कि 10⁻6 यानी कि 10 लाख में सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल है, ऐसे समझिएगा। अगर मान लें ये बिलियन है, इस बिलियन के 10 लाख यानी 10⁻6 मॉलिक्यूल में, ठीक है, सॉल्यूट के अगर 10 मॉलिक्यूल हों तो इसको हम व्यक्त करेंगे, 10 मॉलिक्यूल हैं कितने में, 10⁻6 में। तो 10⁻6 को क्या कहते हैं, मिलियन। ठीक है, तो यानी कि 10 पार्ट्स है कितने में, पर मिलियन में। ठीक है, आइए 1 मिलियन 10 लाख है। पीपीएम का तात्पर्य यह है कि 10 लाख में कितना हिस्सा, 10 ppm बराबर 10 लाख में 10। जब बिलियन में बिले यानी सॉल्यूट की उपस्थिति नाम मात्र आंशिक रूप से की हो, तो उस स्थिति में कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन ppm में व्यक्त किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग W/W, ठीक है, V/V W/V में समान रूप से होता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड सॉलिड लिक्विड इस कंडीशन में होता है। ये तो सिंपल हम बता दिए थे कि ये सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं। ठीक, पीपीएम में सॉल्यूशन में उपस्थित मॉलिक्यूल्स को कणों के रूप में, किसके रूप में मापा जाता है, पार्टिकल्स के रूप में मानकर चलते हैं। ठीक है, अगर
अगर सॉल्यूशन यानी बिलियन के 10 लाख यानी कि 1 मिलियन कणों में विलय के 15 कण हो तो इस स्थिति में बिलियन की सांद्रता विलय के कणों के संदर्भ में होगी तथा इसको 15 ppm से प्रदर्शित करेंगे। आइए देखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो बहुत ही कम मात्रा में है यानी कि विलय, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिख देते हैं सॉल्यूट, क्योंकि ये किसके रेफरेंस में बात हो रही है, सॉल्यूट के रेफरेंस में, ठीक है, इंटू 10⁶। आइए 1 लीटर समुद्र का जल जिसका वजन 1030 ग्राम होता है उसमें 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। इस प्रकार के बहुत कम सांद्रता वाले बिलियन ppm में ही व्यक्त किया जाएगा और इसे 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम या 5.8 ppm ऑफ सी वाटर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। वाटर अथवा एटमॉस्फेयर में उपस्थित पोल्यूटेंट्स यानी कि दूषित कण, प्रदूषित कण, ठीक है, पोल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर अथवा ppm में ही व्यक्त किया जाता है। अब आइए अगला, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, दोनों मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट की मात्रा को ग्राम में न लेके मोल्स में लें और सॉल्वेंट की मात्रा ग्राम में न लेके मोल्स में लें तो उस स्थिति में इनका सॉल्यूट का जो मोल प्रतिशत होगा या सॉल्वेंट का जो मोल, यानी कि अब जो भी कंसंट्रेशन होगा मोल्स के रेशियो में निकालेंगे तो उसके लिए एक शब्द आता है इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं मोल अंश। और थोड़ा समझिए इसको, यानी कि इस सॉल्यूशन में कुल मोल होंगे सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, तो सॉल्यूट का कितना मोल अंश है या सॉल्वेंट का कितना मोल अंश है, यानी सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है या सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, इसको देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई। क्या होता है, अंग्रेजी में लिखते हैं CHI, हिंदी में बोलते हैं काई, काई। तो देखिएगा जैसे आप ये x बनाते हैं या फिर ये x बनाते हैं तो इसका एक हिस्सा छोटा रहेगा और दूसरा हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिएगा ये x का एक हिस्सा हुआ और ये दूसरा हिस्सा, ठीक। अच्छा, अगर सॉल्यूट का निकालेंगे तो इसके दाईं तरफ नीचे सॉल्यूट लिख देंगे, अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे मोल प्रभाव तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देंगे, ठीक है। और सॉल्यूट आपको पता हो कि कौन सा मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट पता हो तो वो मॉलिक्यूल्स को लिख देंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल काई का प्रयोग करते हैं। काई के नीचे दाईं तरफ कंपोनेंट अवयव को प्रदर्शित करते हैं, जैसे दो कंपोनेंट ए और बी हैं तथा ये आपस में मिश्रित हैं। इस स्थिति में कंपोनेंट ए और बी के मोल फ्रैक्शन को क्रमशः काई ए तथा काई बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यानी किसी एक का, चाहे विलय का ले लीजिए चाहे विलायक का, तो ये बराबर उस कंपोनेंट के मोल्स की संख्या, अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल की संख्या, अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की मोल की संख्या बटे सभी कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल की मोल की संख्या, कुल सभी कंपोनेंट के कुल मोल की संख्या, ठीक। ओके, आइए देखते हैं। ये जो है ये इक्वेशन नंबर है, यानी कि सेकंड चैप्टर का चौथा इक्वेशन है, समीकरण। माना किसी विलयन में दो कंपोनेंट ए और बी हैं तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बराबर कंपोनेंट ए के मोल्स की संख्या डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ए और बी के कुल मोल्स की संख्या। तो देखिएगा काई ए इक्वल टू एन ए क्या है, एन ए प्रदर्शित करता है एन मोल की संख्या को प्रदर्शित करता है और ए मतलब ए के मोल की संख्या, एन ए प्लस एन बी यानी कि ए के मोल की संख्या और बी के मोलों की संख्या। तो काई ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ एन ए कंपोनेंट ए के मोलों की संख्या है और एन बी कंपोनेंट बी के मोलों की संख्या है। तो देखिए इसी तरह बी वाला कंपोनेंट का निकलेगा काई बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। किसी भी विलयन चाहे दो कंपोनेंट हो या फिर दो से ज़्यादा, सभी दो से ज़्यादा हों, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम यानी योग 1 होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस पे क्वेश्चन आता है।
जैसे किसी बाइनरी सोल्यूशन यानी कि 2 कंपोनेंट वाला बिलियन में, तो काई ए प्लस काई बी बराबर 1, तो काई ए बराबर 1 माइनस काई बी बराबर 1 माइनस काई ए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है बुक का आपके 2.1, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल की हिंदी में क्वेश्चन है, इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब देखिएगा 20% द्रव्यमान उपस्थित है किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो बाकी 80% क्या है, वाटर। तो चूँकि सोल्यूशन का वेट तो दिया नहीं है, तो अपने आप मान लेंगे कि 100 ग्राम है और ये 20 ग्राम है। आइए देखिए हल। ऐसे प्रश्न जिसमें विलेय अथवा विलायक की मात्रा न बताई गई हो बल्कि उसकी मात्रा को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखिए, ये चीज़ें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा उसमें वेट नहीं बताया जाएगा, सोल्यूशन का वेट नहीं बताया जाएगा। उसी चीज़ को समझाने के लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, बल्कि उसकी मात्रा को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, ओके। माना कि हमारे पास 100 ग्राम बिलियन है, हम बिलियन की किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि परिणाम समान ही होगा। बिलियन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम जल होगा, वाटर। आइए C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो दो कार्बन है, 12 × 2 1 × 6 16 × 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, 62 ग्राम पर मोल, ये उसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। यानी कि एक मोल का मास कितना हुआ, 62 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या 20 ग्राम वजन है जो अपन 62 इक्वल टू 0.332 मोल। ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया। वाटर के मोलों की संख्या 80 ग्राम अपन 18 ग्राम पर मोल, तो इक्वल टू 4.44 मोल। आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। काई इथिलीन ग्लाइकॉल यानी इथिलीन ग्लाइकॉल मोल फ्रैक्शन बराबर C2H6O2 यानी इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल की संख्या अपान C2H6O2 के मोल प्लस H2O के मोल, यानी कि दोनों को कुल मोल जोड़ेंगे 0.322 मोल अपान 0.322 प्लस 4.44 मोल। इस तरह से देखिए रिजल्टेंट आएगा 0.0676। तो देखिएगा इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोल फ्रैक्शन हुआ वो 0.0676 हुआ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। इसी तरह वाटर का देखिएगा, अच्छा वाटर का भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक से इसको माइनस कर देंगे पता चल जाएगा, लेकिन अब फार्मूले के रूप में देखते हैं। काई H2O इक्वल टू H2O के मोल्स की संख्या अपान C2H6O2 के मोल्स प्लस H2O के मोल्स इक्वल टू 4.44 मोल अपान 0.322 मोल प्लस 4.44 मोल इक्वल टू 4.44 मोल। हम इन दोनों को सम करेंगे तो 4.762 इक्वल टू 0.9323। तो डेसिमल के 3 पॉइंट तक लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, ओके। तो देखिएगा H2O का मोल फ्रैक्शन एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। काई H2O इक्वल टू 1 माइनस काई इथिलीन ग्लाइकॉल, तो 1 माइनस 0.0676 इक्वल टू 0.93238 आ गया, ठीक है, वही चीज़ आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके।